हेलो बच्चा पार्टी। लास्ट लेक्चर में हम लोग कवर किए थे लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। कवर क्या किया था, चल रहा था, ठीक है। उसी को कंटिन्यू करते हैं, जिसमें कुछ तुम लोगों को एक्सटिंक्ट एनिमल्स के नाम आए थे। तो ये एनिमल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। जस्ट बिकॉज ऑफ मेंशन किया गया है डोडो को, क्वेगा को, थैलेसिन को, तो इन सारे एनिमल्स की एक लिस्टिंग बना लोगे और ये किस देश से रिलेटेड हैं और व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ एक्सटिंक्शन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेंगे यहाँ से, ठीक है। जैसे डोडो मॉरिशस से रिलेटेड है, ठीक है। वर फ्लाइटलेस बर्ड दैट वंस इनहेबिटेड द आइलैंड ऑफ मॉरिशस इन द इंडियन ओशियन, ठीक है। इनहेबिट मीन्स तक वहाँ पे सर्वाइव करता था, लेकिन धीरे धीरे मैंने बताया था फीडिंग हैबिट से, ठीक है। जो पुर्तगीज फ्रांसीस वो लोग वहाँ पे जाने लगे तो उनको इसका फ्लैश काफ़ी अच्छा लगता था और ये इसका जो ह्यूमन फ्रेंडली नेचर था, दैट वाज द रीज़न बिहाइंड द एक्सटिंक्शन ऑफ डोडोज। क्लियर। फिर मॉरिशस में अभी भी इसको कई चीज़ों में सिंबल, ये आई थिंक 1620 एराज की बात है जब ये एक्सटिंक्ट हुआ है, और वहाँ पे अभी भी इसको जैसे मार्क, जैसे होता है ना सिंबॉलिक इमेज वगैरह, टिकट वगैरह, वहाँ पे इसको यूज़ किया जाता है। फिर क्वेगा देखा था हम लोगों ने। क्वेगा एक हाइब्रिड जैसा, तुम्हें ज़ेब्रा और हॉर्स जैसा स्ट्रक्चर दिखेगा। इसमें भी क्या हुआ था, रिप्रोडक्टिविटी हैबिट इनकी धीरे धीरे लॉस हो गई जस्ट बिकॉज ऑफ अटैक, ठीक है। तो इन सब के पीछे क्या ह्यूमन रोल था, ह्यूमन इनके ऊपर अटैक किए फॉर द पर्पज ऑफ फीड, ठीक। तो ये धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो गए। फिर थैलेसिन फॉक्स लाइक स्ट्रक्चर इसका है, एंड इसका भी एक्सटेंशन जस्ट ह्यूमन बेस्ड और फॉर द फूड, क्लियर। फिर हम लोग देखे थे स्टेलर सीकाउ को भी हंटिंग पर्पज से, इसका भी फ्लैश काफ़ी न्यूट्रिशियस भी माना जाता था एंड डिलीशियस भी माना जाता था। तो स्टेलर सीकाउ भी एक्सटिंक्ट हो गई। तो डेलिकेट फूड में आता था ये रशिया का, एंड ये सी अर्चिन से कॉम्पिटिट करता था। तो कुछ एक इन्फॉर्मेशन जो इससे रिलेटेड है वो इम्पोर्टेंट है, एंड एक्सटिंक्ट हो चुका है अब ये भी, ठीक है। फिर हम लोगों ने टाइगर की सीरीज़ देखी थी, जिसमें कैस्पियन टाइगर, बाली टाइगर एंड जावन टाइगर, ठीक है। ये तीनों टाइगर एक्सटिंक्ट लिस्ट में है, एक 1970 में, 1940 एंड 1980। तो ये सब लॉस ऑफ डाइवर्सिटी में जो कितने स्पीसीज़ हैं ऑलरेडी मेंशन है, ठीक। उन स्पीसीज़ को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। एंड फिर मैं एक थ्योरी बता रही थी कि जो मास एक्सटिंक्शन हुआ है ऑलरेडी 5 टाइम्स हो चुका है, एंड 6th मास एक्सटिंक्शन करंट में चल रहा है, ठीक है। और इसका एक्सटेंशन रेट जस्ट बिकॉज ऑफ ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट। तो एक कैटालिसिस जैसे रोल करता है ना, कैटालिटिक एंजाइम वगैरह, उस तरीके से इसने क्या कर दिया है, रेट को फास्ट कर दिया। तो मास एक्सटिंक्शन, 6th मास एक्सटिंक्शन वाज हैपनिंग ऑन द वाज क्या मतलब राइट नाउ चल रहा है, हैपनिंग एट द हायर रेट जस्ट बिकॉज ऑफ ह्यूमन बींग्स। क्लियर है बेटा। मास एक्सटेंशन अकर्ड बिफोर ह्यूमंस एग्जिस्टेड, पहले भी 5 टाइम मतलब मास एक्सटेंशन हुआ है, तब कोई ह्यूमन था भी नहीं, तब भी मास एक्सटेंशन हो रहे थे। साइंटिस्ट बिलीव दैट मोस्ट मास एक्सटेंशन अकर्ड बिकॉज ऑफ एस्टेरॉयड क्रैश्ड ऑन इनटू द अर्थ। अब मोस्ट जो थ्योरी है कि रीज़न क्या है, तो एस्टेरॉयड हिट करते हैं, उससे क्रैशेस होता है, ठीक है। फिर एकदम वहाँ पे डस्ट की इतनी बड़ी लेयर हो जाती है अर्थ में, हमारे एटमॉस्फेयर में, कि उससे काफ़ी टाइम तक सनरेज नहीं आ पाती है, उसकी वजह से पूरा डिस्टर्बेंस हो जाता है इकोसिस्टम, और उससे एक्सटिंक्शन हो जाता है, मेजर एक्सटिंक्शन, ठीक है। तो मास एक्सटिंक्शन होते हैं। फिर कैसे जो भी स्पोर वगैरह छोटे मोटे जो बचे हों, उससे दोबारा फिर जनरेशन स्टार्ट होता है। क्लियर बेटा। तो दिस कॉज डस्ट पार्टिकल दैट ब्लॉक द सन फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, कॉजिंग द सनशाइन नॉट टू रीच द सर्फेस ऑफ द अर्थ, एंड दैट विल रिजल्ट इन मेजर डैमेज हो जाएगा। तो पूरा जो आपको इकोसिस्टम, पूरी फूड चेन आप लोग कर रहे हो, वो सभी कुछ डिस्टर्ब हो जाएगा। क्लियर है ना। ये इमेज दिख रहा है एस्टेरॉयड वाला। अब इसमें आपको एक थ्योरी मैंने और बता रखी है एंजियोस्पर्म वाली, ठीक है। एंजियोस्पर्म जब ग्रो करना स्टार्ट किया, तो जो फ्लावर ऑफ एंजियोस्पर्म थे वो बिहेव करते थे टॉक्सिक इफेक्ट, ठीक है। उनके अंदर जो भी फ्लावर में केमिकल था वो टॉक्सिक बिहेव करते थे डायनासोर के लिए,
ठीक है, वो भी एक रीज़न है कि एक्सटिंक्शन का क्या कारण है। अब एक ये ग्राफ समझने की कोशिश करूँ, ह्यूमन एंड द एक्सटिंक्शन क्राइसिस। जो एक्सटिंक्शन का रेट है, देखो यहाँ पे ईयर दिया हुआ है ना, 2008 में ये एक पब्लिश डेटा है, ठीक है। स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक वहाँ पे एक ग्राफ दिया गया जिसमें ह्यूमन पॉपुलेशन और रेट ऑफ एक्सटेंशन को रिलेट किया गया, ठीक है। तो ईयर हो गया, देन आपको यहाँ पे दिया हुआ है, देखो, ठीक बेटा। इस ग्राफ में हम देख सकते हैं इस एक्सिस पे हमें ह्यूमन पॉपुलेशन को डिनोट कर रहा है, इस एक्सिस पे हमें एक्सटिंक्शंस दिखा रहा है, एंड दिस एक्सिस शो द ग्राफ इन ईयर, ठीक है, टाइम स्केल। तो 1800 में हम देख रहे हैं ये पर्पल वाली लाइन बेटा ह्यूमन पॉपुलेशन की है एंड ग्रीन वाली लाइन एक्सटिंक्शन की है, कितनी स्पीसीज एक्सटिंक्ट हुए। तो अब यू कैन कोरिलेट इट कि यहाँ पे जैसे जैसे ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ रही है, रेट ऑफ एक्सटिंक्शन देखो कैसे जंप करके एकदम पीक पे आ रहा है, मतलब तेजी से रेट। यहाँ पे पॉपुलेशन रेट हाई है, यहाँ पे एक्सटिंक्शन का रेट भी हाई है। तो वी कैन सी क्लियरली कि ह्यूमन यहाँ पे एक, जैसे एंजाइमेटिक रिएक्शन में हम लोग बायोकैटलिस्ट की बात करते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे ह्यूमन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। क्लियर। अब एक ग्राफ देखते हैं, एक पाई चार्ट देखते हैं, उसमें आपको दिखेगा, चलो ये तो पहले देख लो कि जो मेजर एक्सटिंक्शन की बात की गई थी, 5 मेजर एक्सटिंक्शन, वो दिख रहा है हमें यहाँ पे क्लियरली। फिर हम देख रहे हैं कि सिक्स्थ एक्सटिंक्शन यहाँ पे ऑलरेडी चल रहा है, जो टर्सरी क्वाटरनरी फेज इस टाइम चल रहा है, उस फेज में ऑलरेडी ये एक्सटिंक्शन जो डेली बेसिस पे बहुत सारी स्पीसीज डेली एक्सटिंक्ट हो रही हैं। क्लियर। तो एक एक्सटिंक्शन चल रहा है जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं कि रेट हाई है, इसका हाई रेट पे चल रहा है। उसके पहले जो मेजर एक्सटिंक्शन हुए हैं वो हमें दिख रहा है 65 मिलियन ईयर्स एगो, 200, 252, 300, 450, इतना ये मेजर है, ठीक। ये मेजर एक्सटिंक्शन हो चुके हैं, जो मास एक्सटिंक्शन, द बिग 5। क्लियर पिक्चर। और ये 6th वन चल रहा है, ठीक। तो एक तरीके से वार्निंग अगर देखें तो क्या है, आवर वर्ल्ड कुड बी डिसअपियरिंग। ऐसा नहीं है कि हम जिस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं अगर वो चीज़ें ही ख़त्म हो रही हैं तो हम एग्जिस्ट करते रहेंगे, ठीक है। ऐसा तो पॉसिबल नहीं होगा, और एग्जिस्ट भी करेंगे तो वैसे ही रहेंगे जैसे पॉपुलेशन एकदम लो हो जाएगी, ठीक। रहता है ना कि जैसे हम कोई चीज़ प्रिजर्व कर रहे हैं, सीड बैंक में प्रिजर्व कर रहे हैं, तो उस तरीके से जैसे सीड बैंक प्रिजर्व करने के लिए हमें बहुत सारी कंडीशंस, बहुत सारा उसमें एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ता है और मेंटेन रखने के लिए कि हमारे पास कुछ प्रिजर्व रहे। वैसे ही अगर इस तरीके से रेट ऑफ एक्सटेंशन चला, स्पीसीज का डैमेज हो रहा है, बायोडाइवर्सिटी में चेंजेस हो रही हैं, तो ऑलरेडी मतलब इतना ज़्यादा इसका इफेक्ट ह्यूमन पॉपुलेशन पे पड़ेगा कि जो भी रह जाएंगे वो बहुत प्रिजर्व तरीके से रखे जाएंगे ह्यूमन, ताकि वो एक्सटिंक्ट ना हो, ठीक। अब देखो यहाँ पे जैसे, अब फैक्टर्स पे ध्यान देना कि ओरिजिनल बायोडाइवर्सिटी को शो कर रहा है एंड टाइम स्केल पे क्या चेंजेस आ रहे हैं उसकी बात हो रही है, ठीक है। कंट्रीब्यूट टू लॉस ऑफ डाइवर्सिटी एंड ग्रीन प्रमोट्स द बायोडाइवर्सिटी। ग्रीन फैक्टर जो इस मेजर एरो के अप साइड को डिनोट कर रहे हैं, ठीक है, वो क्या है, प्रमोट करने वाले, बायोडाइवर्सिटी को प्रमोट करने के फैक्टर है। और जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है वो क्या हो गए, कम करने के लिए, ठीक है, मतलब जो बायोडाइवर्सिटी के लॉस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। तो आप जस्ट इन पॉइंट्स को ध्यान में रखोगे तो आपको एक अच्छा खासा आप ऐसे लिख सकते हो उस पर, ठीक है। अब भी अगर हम प्रोटेक्टेड एरियाज डेवलप कर दें, वहाँ पे कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं हो, कहाँ वहाँ पे डाइवर्सिटी का लॉस ना हो, तो हम वहाँ पे उसको बायोडाइवर्सिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। अबैटमेंट मेजर्स एक पर्टिकुलर एरिया वाली चीज़ें, और पूरा वहाँ पे एक फुल ऑफ सिक्योरिटी वाला पर्सन, ठीक है। रिस्टोरेशन, कोई भी जो वहाँ से डैमेज हो रहा है उसको रिस्टोर करते रहें टाइम टू टाइम, मतलब अटेंटिव रहें, ठीक है। सस्टेनेबल यूज़, जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ही यूज़ कर रहे हैं हम, ठीक। ऐसा नहीं कि हाँ भाई, वही बात हो गई जो हम लोग इकोलॉजिकल इशू में से बात किए थे लास्ट में सर्विसेज में, तो वहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि किस तरीके से सर्विसेज को हम यूज़ करते जा रहे हैं। तो हमें जितने की रिक्वायरमेंट है, अगर जस्ट सपोज बिल देना हो उसका, तो ऑब्वियसली हम एक लिमिट में आ जाएंगे, लेकिन वो फ्रीली अवेलेबल है तो हम बहुत सारा यूज़ कर रहे हैं। तो सस्टेनेबल यूज़ होना चाहिए। इन सारी चीज़ों से क्या होगा, डाइवर्सिटी प्रमोट होगी। अब
नेगेटिव फैक्टर क्या क्या है? हैबिटेट डिस्टर्बेंस, किसी हैबिटेट को डिस्टर्ब कर रहे हैं हम। हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन, एक पर्टिकुलर हैबिटेट को फ्रेगमेंट कर दिया गया, मतलब जस्ट सपोज कि एक रोड बना दी गई, एक फॉरेस्ट से जाते हुए रोड बना दिया गया, ठीक है। एक प्रॉपर अच्छा ग्रीनरी एरिया था, वहाँ पे कट करके हमने कुछ पोर्शन में वहाँ पे बिल्डिंग बना ली, और एक राइट साइड में भी रह गया प्लांट और लेफ्ट साइड में भी प्लांट है, तो वो राइट और लेफ्ट के बीच में जो बिल्डिंग आई है, जो कंस्ट्रक्टेड एरिया आई, कोई फैक्ट्री बनाया, वो कैसा हो गया, उसने उस पर्टिकुलर हैबिटेट को फ्रैगमेंट कर दिया, ठीक है। जस्ट अगर जैसे सपोज ये हो गया एक लार्ज हैबिटेट, ये वाला एरिया इसका सेल आउट हो गया है, यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन होना है, तो यहाँ कोई कंस्ट्रक्शन हुआ तो ये फ्रैगमेंट हो गया, ठीक है, ए एंड बी, तो फ्रैगमेंट में ये हैबिटेट डिवाइड हो गया। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, तो ये किसी वजह से उसको डिस्ट्रक्ट जो भी कर रहे हैं हम लोग यूज़ के अकॉर्डिंग या वॉटेवर, ठीक। नेचुरल भी हो सकता है, जैसे अमेजोन फॉरेस्ट में आग का लगना, ऑस्ट्रेलिया फॉरेस्ट में जो आग लगा था, वो सब नेचुरल डिस्ट्रक्शन है। एग्जॉटिक स्पीसीज, कोई स्पीसीज एंटर कर दें, कोई ऐसी बाहरी स्पीसीज वहाँ पे एंटर कर दें जिससे वहाँ पे नेचुरल जो हैबिटेट में स्पीसीज रह रही थी वो उसके प्रीडेटर की तरह एक्ट करे या कंपटीट करने में वो आगे हो उससे, ठीक है, तो वो वहाँ के इकोसिस्टम को डिसबैलेंस कर देगी। ओवर एक्सप्लॉयटेशन, वो जो सारा अभी हम लोगों ने डोडा, कोएगा, थाइलेसीन, स्टीलर सी काउ, ये एग्जाम्पल देखे, तो वो हम उनका क्या कर रहे हैं, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, ज़बरदस्ती। ऐसा थोड़ी ना कि धरती पे खाने के लिए चीज़ कम है, अर्थ अपने पास सफिशिएंट नर्चर करने के लिए सफिशिएंट अमाउंट में है उसका, लेकिन अगर हम किसी ऐसी चीज़ के पीछे पड़ जाएं जिसको हम ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं और जो हमारा फूड भी नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसे एज ए फूड बना के और उसकी हंटिंग किए जा रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, ओवर एक्सप्लॉयटेशन। अब जस्ट एक फिर से ये समझने के लिए समझो ऐसे कि अगर किसी जंगल में, जैसे मैं बोलते हैं जंगल का एक ही राजा होता है, एक ही शेर की फैमिली होती है वहाँ पे, ठीक है। मैंने पहले भी बताया कि उनकी जो यूरिन होती है उसके स्मेल की वजह से उनके टेरिटरी डिवाइडेड होते हैं, एक टेरिटरी में दो शेर नहीं आ सकते, तो जस्ट बिकॉज ऑफ व्हाट, अब वहाँ पे अगर सोचो कि जस्ट इमेजिन कि कई सारे शेर एक ही जंगल में आ गए और वो हंटिंग करने लगेंगे, तो वहाँ पे क्या होगा, जिसपे जो उनके प्रे हैं वो धीरे धीरे ऑब्वियसली कम हो जाएंगे, तो वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगेंगे, तो वो क्या हो गया, एक तरीके का ओवर एक्सप्लॉयटेशन। तो जो भी आपने डोडो का देखा, क्वेगा का देखा, थैलेसीन, काऊ का, सी काऊ का, वो सारे एग्जाम्पल हैं ओवर एक्सप्लॉयटेशन का। फिर पॉल्यूशन, ऑब्वियसली पॉल्यूशन भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, ठीक है, निगेटिव रोल प्ले कर रहे हैं, ये सब निगेटिव रोल प्ले कर रहे हैं, मतलब दे कंट्रीब्यूट टू लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, क्लियर। फिर क्लाइमेट चेंज एक नेचुरल फिनोमिना है, धीरे धीरे कहीं क्लाइमेटिक चेंज हो गया तो उस वजह से क्या होगा, वहाँ पे हमें एक प्रॉपर डाइवर्सिटी का लॉस देखने को मिलेगा। क्लियर है बेटा? तो ये ग्राफ इम्पॉर्टेंट है, इसको आप पॉइंट को नोट डाउन करेंगे। एनसीईआरटी में थोड़ा ये 4 पॉइंट दिए हुए हैं। देयर आर 4 मेजर कॉजेज, ये एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, एलियन स्पीसीज और इन्वेजन, और को एक्सटिंक्शन मतलब साथ साथ में एक्सटिंक्शन हो जाना, ठीक है। जैसे डोडो का और डोडो ट्री का को एक्सटिंक्शन हुआ, ठीक है। अब तुम लोग को फिग वास्प रिलेशनशिप जो बता रखा है मैंने, वो भी एक एग्जाम्पल है। अगर एक्सटिंक्ट होगा फिग, तो फिग वास्प भी एक्सटिंक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर फिग वास्प खत्म हो गया तो फिग ट्री एक्सटिंक्ट हो जाएगी। तो जो एक साथ को इवॉल्व हुए हैं और एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं, मतलब एक को इवोल्यूशन एक जैसा कैरेक्टर इवॉल्व होना, एक को इवोल्यूशन की वो एक दूसरे के साथ ही इवॉल्व हुए हैं और एक दूसरे पे डिपेंडेंट उनकी लाइफ साइकिल है, तो उस केस में वो क्या हो जाएंगे, दोनों का एक्सटिंक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब ये ध्यान में रखो, यहाँ पे जो एविल क्वार्टेट दिया हुआ है, मतलब क्वार्टेट मीन्स 4, ठीक है, तो 4 मेजर एविल क्वार्टेट, ठीक है, जो कि बायोडाइवर्सिटी के लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो IUCN के अकॉर्डिंग अगर पूछा जाएगा बेटा, IUCN के अकॉर्डिंग, तो आप यहाँ पे इसको मेंशन करोगे, ठीक है। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, इंट्रोड्यूस्ड स्पीसीज, एक्सटिंक्शन कास्केड्स, ठीक है। तो एक्सटेंशन कास्केड मीन्स को एक्सटेंशन की बात कर रहे हैं। इंट्रोड्यूस स्पीसीज मतलब एलियन स्पीसीज का इन्वेजन हो गया। ओवर एक्सप्लॉयटेशन तो ठीक है। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन
में हैबिटेट लॉस और फ्रेगमेंटेशन सब कुछ आ जाता है। क्लियर है बच्चों? ठीक बेटा, अब इस एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को हम देखें तो यहाँ पे हमें मेजर जो कंट्रीब्यूशन दिख रहा है दैट इज़ 37%। 37% किस चीज़ की बात हुई है? एक्सप्लॉयटेशन। ठीक, जो ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है उससे 30%, 37% लॉस हो रहा है बायोडाइवर्सिटी का। फिर 31.4% यहाँ पे क्या हो रहा है? हैबिटेट डिग्रेडेशन। हैबिटेट डिग्रेडेशन, ठीक, ऑब्वियसली इसमें भी ह्यूमन इन्वॉल्व है। फिर हैबिटेट लॉस का परसेंटेज 13.4, हैबिटेट लॉस, इसमें भी ह्यूमन रिस्पॉन्सिबल है। क्लाइमेट चेंज नेचुरल ले लेते हैं। देन इन्वेसिव स्पीसीज, मतलब कोई एलियन स्पीसीज बाहर से किसी हैबिटेट में, जैसे मैंने ऑस्ट्रेलिया में रैबिट को या वाटर हाइसिंथ वाला एग्जांपल ले लो। ठीक, तो मतलब वहाँ पे वो था नहीं लेकिन उसको इंट्रोड्यूस कर दिया तो उसने वहाँ पे डिस्टर्बेंस कॉज किया। तो ये इंट्रोड्यूस कौन कर रहा है? भगवान जी तो कर नहीं रहे हैं, इंसान ही कर रहा है। तो अगेन ये कितने परसेंटेज हैं बेटा? 5.1। ठीक है, वाटर हाइसिंथ वाला एग्जांपल याद है ना? फ्लावर के लिए उसको ट्रांसपोर्ट किया गया इंडिया में, उसके बाद वो एक अनवांटेड वीड के फॉर्म में डेवलप हो गई। तो इसमें भी ह्यूमन आ गया। फिर है पॉल्यूशन, ऑब्वियसली ह्यूमन। देन डिजीज़ नेचुरल ले लेते हैं। तो डिजीज़ का 2% एंड क्लाइमेट का 7.1%, मीन्स 9.1% को छोड़ दिया जाए तो अप्रॉक्सीमेटली 90% पूरा रिस्पॉन्सिबल कौन है? ह्यूमन है। ये आपको क्लियर दिख रहा है इस इमेज से? ठीक है, हर जगह इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, महारत हासिल हो चुकी है उसको सब कुछ एक्सप्लॉइट करने में, तो ही इज़ कंटिन्यूस डूइंग दैट। नाउ नेक्स्ट एक ये इमेज है बेटा, इस इमेज को भी अवार्ड दिया गया तो आप एक चीज़ समझो कि जैसे हम लोग इकोसिस्टम देखें ना कि अगर हम बात कर रहे हैं एक ट्री इकोसिस्टम की, तो हमें पता है कि एक ट्री पे कई सारी फूड चेन हो सकती है। ठीक है, उस ट्री पे अपना एक नंबर ऑफ स्पीसीज उस ट्री पे उनके घर हैं, उनके निकेज प्रेजेंट हैं। ठीक है, इसी तरीके से अब आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है? अगर हम एक ट्री कट कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें एक लेपर्ड भी कट दिख रहा है उसके साथ। तो ये इमेज रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐसा नहीं है कि ये रियल इमेज है कि ट्री को काटा गया और उस पर बैठे हुए उसको भी काट दिया गया, तब तक तो वो अटैक कर देगा। बट इट इज़ अ साइलेंट इमेज जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप जब ट्री काटते हो और उससे एक फर्नीचर या कुछ भी आप बना रहे हो तो उससे सिर्फ ऐसा नहीं होता है कि आपने एक ट्री को कट कर लिया, वो कई सारे जीवों के, वो कई सारे डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स का घर कट गया होता है। ठीक है बेटा, फिर आपको ये एक इमेज दिख रहा है अमेजोन फॉरेस्ट का ही या ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का है? रेन फॉरेस्ट का है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है अमेजोन फॉरेस्ट भी उसी में आ जाता है। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे भी बिफोर आफ्टर टाइप की इमेज है कि आप कितना ज़्यादा एक एक्सप्लॉयटेशन हो चुका है इस एरिया का पूरा। देखो, ट्री को कट कर लिया गया। ट्री का कट करने का अलग अलग रिसोर्सेज होता है बेटा, कुछ फीडिंग हैबिट के लिए हो जाता है। ठीक है, कुछ आप फर्नीचर वगैरह जो भी आप उससे ले रहे हो, फिर कुछ ऐसा हो जाता है इंडस्ट्रियल पर्पस का है, कुछ जैसे वहाँ के एनिमल्स के लिए फूड के पर्पस से भी कट किया जाता है। तो अलग अलग उसका पर्पस रहेगा, बट एट द एंड क्या हो रहा है? सब कट ही हो रहा है। ठीक, अभी आपको बिफोर आफ्टर सेम जगह की इमेज दिख रही है लेकिन वहाँ पे कितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी में चेंज हो गया। अब अगर हम सी की बात करें तो सी में पहले जैसे हम लोग के पास जिस तरीके के जहाज़ या नाव वगैरह थे, उससे हम लोग क्या करते थे कि कोस्टल एरिया के एकदम किनारों पे ही हंटिंग करते थे, मतलब फिश वगैरह को कैप्चर करते थे। लेकिन धीरे धीरे जहाज़ बड़े होते गए, धीरे धीरे इंसान की इच्छाएं बड़ी होती गई, धीरे धीरे उसको बिजनेस बड़ा करना है तो वो कहाँ जा रहा है? 20 समंदर तक जा रहा है। ठीक है, और हम लोग तो ये चीज़ें रत्नागिरी में भी देख रहे हैं, कितने बड़े बड़े जहाज खड़े रहते हैं। तो वो 20 समंदर तक जा रहा है, तो ऑब्वियसली जब वहाँ पे वो अटैक कर रहा है, फिश को कैप्चर कर रहा है, उनको सेल कर रहा है, तो हमें एक पूरा मेजर पोर्शन दिख रहा है जो कि डेप्थ में बढ़ता जा रहा है। जस्ट आप इस इमेज को ध्यान से कोरिलेट करने की कोशिश करो तो यहाँ पे हम क्या है, छोटी सी नाव के साथ किनारे पे बस हैं। ठीक, फिर हम बढ़ते जा रहे हैं धीरे धीरे। जस्ट आप ऐसे सोचो कि वो जो थ्रेड है, ठीक है,
इसको भी हम बड़ा करते जा रहे हैं। जाल हम बड़े बड़े नेट यूज़ करने लगे हैं, बड़े बड़े जहाज हैं, बड़े बड़े ये थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर या जो आपको हंटिंग के लिए होता है, आप वहाँ पे बड़े एरिया में नेट डाल रहे हो और उसके बाद फिश को कैच कर रहे हो। तो इससे क्या दिख रहा है हमें, यहाँ पे पूरा एकदम क्लियर दिख रहा है कि यहाँ तो कोई डेप्थ में लॉस नहीं था, सरफेस पे हम हंटिंग कर रहे थे, फिर 39% तक स्पीसीज हमने लॉस कर दी। फिर अब हमें इस एरिया में स्पीसीज नहीं मिल रही हैं बहुत ज़्यादा, तो हम कहाँ जा रहे हैं, अंदर जाते जा रहे हैं। ठीक है, मतलब समुद्र के अंदर तक जाएंगे, हम पीछे पड़े हुए हैं उनके, जहाँ तक ख़त्म होता जाएगा हम और अंदर जाएंगे, हम और अंदर जाएंगे। हमें तो चाहिए क्योंकि हमारा तो बिजनेस चल रहा है। तो एयर वाइज दिख रहा है आपको 1950 में सरफेस और कोस्टल एरियाज़ में ही था, फिर डीप सी में बढ़ने लगे तो 33% 1980 तक दिख रहा है, 1900 तक दिख रहा है। उसके बाद 2006 का डेटा दिख रहा है कि 87% लगभग फिशेस हम लोग यूज़ कर चुके हैं, ओवर एक्सप्लॉइटेड हो चुकी हैं, ये फिशेस ख़त्म हो चुकी हैं। ठीक है, तो परसेंटेज ऑफ स्पीसीज एक्सप्लॉइटेड, ओवर एक्सप्लॉइटेड और कोलैप्स्ड, ये हमें क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है पूरा बढ़ते हुए। ठीक, परसेंटेज ऑफ हाई सी फिश्ड इन ईच ईयर, कितना हम बढ़ते जा रहे हैं, क्लियर है। तो अब इनका रेट हाई हो चुका है, ऑब्वियसली इस तरीके से अगर हम उस पर ओवर एक्सप्लॉइटेशन करेंगे तो वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे, फिर कुछ अल्टरनेट आएगा। नाउ देखो, अब यहाँ पे ट्रेडिंग बायोडाइवर्सिटी फॉर एक्सपोर्ट अर्निंग, वही बात हो गई। ठीक है, अब जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे है नील पर्च का। नील पर्च एक फिश है, ठीक है, ये इस पर्टिकुलर लेक में नहीं पाई जाती थी, लेकिन इसको वहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया गया। तो अब इसको जब इंट्रोड्यूस किया गया तो इसका तो कोई प्रीडेटर है नहीं वहाँ पे जो इस पर अटैक कर सके, और शौक में इंट्रोड्यूस कर दिया गया कि अरे ये तो अच्छी बड़ी मछली है, ज़्यादा इससे अमाउंट मिलेगा हमें, ज़्यादा एक्सपोर्ट कर लेंगे हम इसको। तो एक, लेकिन इसने वहाँ का इकोसिस्टम ही डिस्टर्ब कर दिया। जो वहाँ पे कौन सी भी मछली लिखा है, चिलचिट थी क्या, तो नहीं, चिचलिड फैमिली की जो फिशेस थी वो वहाँ पे नेचुरली एग्जिस्ट कर रही थी। ठीक है, उनका पॉपुलेशन हाई था, लेकिन धीरे धीरे जैसे अब नील पर्च इंट्रोड्यूस हुई, वो रिप्रोड्यूस करने लगी, इनकी कम पॉपुलेशन ही इनके लिए कॉम्पिटिटिव हो गई, अटैक करने लगी, और ये धीरे धीरे कम होने लगी। तो नेचुरली जिसका वहाँ पे कह दो कि साम्राज्य था और जो वहाँ पे हाई नंबर में थी, वो धीरे धीरे एक बाहर से इंट्रोड्यूस होने की वजह से वो ख़त्म हो गई। क्लियर। तो परसेंटेज कंट्रीब्यूशन टू लेक विक्टोरिया फिश कैच, केन्या का है ये, 1960 का है, 1960 से 19 पता नहीं 40 से कितना दिया है 19, चलो वो मैं देख लूँगी, फिर से बता देंगे तुम लोग को। तो इतना डेटा वो इम्पोर्टेंट नहीं, बस इम्पोर्टेंस ये मैकेनिज्म को समझो कि नील पर जो वहाँ पे वो फिश वहाँ पे थी नहीं, उसको इंट्रोड्यूस कर दिया गया उस सिस्टम में। तो वो वहाँ पे जो सिचलिड फिश की फैमिली ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही थी उसको उसने डोमिनेट कर दिया। एंड यहाँ पे एरा दिया हुआ है 1986 तक क्या हुआ कि वो स्पीसीज, वो चिचलिड फिश की फैमिली की फिशेस वहाँ पे एक्सप्लॉइट हो गई फिर धीरे धीरे। क्लियर। और सेम वे में एक हम लोगों के यहाँ जो नेचुरल ये मांगुर मछली क्लैरियस बट्रैकस होती है, उसको भी एक्सटेंड किया करने, मतलब उसका ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑलरेडी रनिंग में है अभी, वो इंडेंजर्ड में आ जाती है। ठीक है बेटा, ये तो हो गया यहाँ से पॉइंट। अब हम लोग फिर से ये एविल क्वार्टलेट वगैरह ये एनसीईआरटी के बेस, इसमें बेटा हम लोग ये पोर्शन देख चुके थे फॉर्मर स्टडी वाला। ठीक, सिक्स्थ एक्सटिंक्शन की बात कर लिए थे, 100 to 1000 टाइम्स फॉस्टर रेट हो चुका है। यहाँ से आप ये सारे पॉइंट मैंने बोला था ध्यान से मार्क करके रखोगे, जो भी साइंटिस्ट आ रहे हैं वो सब इंपॉर्टेंट रहेंगे, वो सब नोट डाउन कर रखेगा। ठीक, नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ से देखते हैं। इन जनरल लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन अ रीजन मे लीड टू अ डिक्लाइन in plant production, lowered resistance to environmental perturbation such as drought, and increased variability in certain ecosystem process such as plant productivity, water use and pest and disease cycle। तो इन सब चीज़ों में बायोडाइवर्सिटी का कहीं ना कहीं रोल तो है ही, सब कनेक्टेड है, तो वहाँ पे इम्पैक्ट पड़ेगा। कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस,
वही एविल क्वाड्रेट की बात करें, द एक्सेलरेटेड रेट्स ऑफ स्पीसीज एक्सटिंक्शन दैट द वर्ल्ड इज फेसिंग नाउ। ठीक, कौन सा है ये? सिक्स्थ एक्सटिंक्शन, ध्यान में रखना। लार्जली ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज देयर आर 4 मेजर कॉजेज, जिनको हम एक साथ क्या बोलते हैं? एविल क्वाड्रेट इज द सोब्रिक्वेट यूज टू डिस्क्राइब देम। ठीक, उसके लिए हम एक टर्म यूज कर रहे हैं, एविल क्वाड्रेट। अब यहाँ पे हम लोग को वन रीजन को देखना है पूरा ओवरऑल। जैसे फर्स्ट हम बात करें हैबिटेट लॉस का एंड फ्रेगमेंटेशन। कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया? यहाँ पॉइंट वाइज आप डेटा को बस मार्क करते चलोगे। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा 37% था ये। तो दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज ड्राइविंग एनिमल्स। अब डायरेक्ट एक क्वेश्चन हो सकता है कि व्हाट इज द एविल क्वाड्रेट, एक तो ये आ सकता है, फिर उसमें ऑप्शन दे देगा, आपसे पूछेगा कौन सा नहीं है उसको सेलेक्ट करो। या तो ये पूछ सकता है कि हु इज़ द मोस्ट, सबसे ज़्यादा कौन इंपॉर्टेंट है, तो हैबिटेट लॉस फ्रेगमेंटेशन ये हो जाएगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, या हैबिटेट डिस्ट्रक्शन करके आ जाए तो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन IUCN के अकॉर्डिंग है एंड NCERT के अकॉर्डिंग क्या है? हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, तो वो डिस्ट्रक्शन के अंदर ही आ जाता है। क्लियर? तो दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज ड्राइविंग एनिमल्स एंड प्लांट्स टू एक्सटिंक्शन। द मोस्ट ड्रामेटिक एग्जाम्पल्स ऑफ हैबिटेट लॉस कम from tropical rainforest, once covering more than 40% of the earth's land surface, और इसलिए इनको क्या बोलते हैं? लंग्स ऑफ द प्लैनेट भी बोलते हैं। ठीक है, लैंड सरफेस, दिस रेन फॉरेस्ट नाउ कवर नो मोर देन 6%। दे आर बींग डिस्ट्रॉयड फास्ट रेट में इनका डिस्ट्रक्शन हो रहा है। बाय द टाइम यू फिनिश रीडिंग दिस चैप्टर 1000 मोर हेक्टेयर्स ऑफ रेन फॉरेस्ट वुड हैव बीन लॉस्ट। अब ये देखो, ये डेटा ही हो गया। ठीक है, कितना लॉस हो रहा है इनका। जैसे जैसे जब तक ये चैप्टर होगा ख़त्म तब तक 1000 हेक्टेयर से रेन फॉरेस्ट और लॉस हो चुका होगा। मीन्स कितना लार्ज रेट है इनका, डेली लॉस हो रहा है। द अमेजोन रेन फॉरेस्ट इट इज़ सो ह्यूज दैट इट इज़ कॉल्ड द लंग्स ऑफ द प्लैनेट। ये भी आपको डायरेक्ट क्वेश्चन एक मिला, एक रेट मिला। ठीक, फिर एक इनका परसेंटेज की बात कर दी गई, और फिर मेजर एक्सटिंक्शन में जो रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, मेजर ड्राइविंग। तो इस तरीके से आपको कुछ कुछ पॉइंट निकाल लेना बेटा यहाँ से। हार्बरिंग प्रोबेबली मिलियंस ऑफ स्पीसीज, जहाँ डाइवर्सिटी ज़्यादा है मतलब वहाँ के प्रोडक्टिविटी हाई चल रही है, वहाँ पे डिपेंडेंट। अब वो कितने लोगों को उस पूरे एरिया में वो उनका घर की तरह हो गया। इज बीइंग कट एंड क्लियर्ड फॉर कल्टिवेटिंग सोयाबीन। अब देखो बेटा, जो मैं रीज़न बोल रही थी ना, जो रीज़न यहाँ पे दिया हुआ है ये आप नोट डाउन करोगे। ठीक, कोई लोकल ऐसे आप एग्रीकल्चर कर रहे हो जहाँ पे आपको कल्टीवेशन की रिक्वायरमेंट है, कुछ लोकल आप फूड एनिमल्स को कंजर्व करके रख रहे हो, या आप ऐसे उस पर कुछ आपका इंडस्ट्रियल चल रहा है तो आप उनके फूड के लिए यूज़ कर रहे हो, तो ये सब पर्पज़ हो जाता है। सोयाबीन्स और फॉर कंजर्वेशन टू ग्रासलैंड फॉर रेजिंग बीफ कैटल। देखो अब यहाँ पे एग्जांपल क्या दिया है? बीफ के प्रोडक्शन के लिए आप जो कैटल को ग्रो कर रहे हो या जो रखे हो उनके लिए आप वहाँ से फूड ला रहे हो। ठीक है, तो इस केसेस में क्या हो रहा है? वो एक्सटिंक्ट होंगे। Besides total loss, the degradation of many habitat by pollution also threatens the survival of many species. Pollution का भी important role है। When large habitats are broken up into small fragments due to various human activities, mammals and birds requiring large territories and certain animals with migratory habits are badly affected, लीडिंग टू पॉपुलेशन डिक्लाइन। अब यहाँ पे बात कर रहा है कि किस किस तरीके से हो सकता है, तो वही फ्रेगमेंटेशन वाली बात ले आए। अगर हमने कुछ जो नेचुरल हैबिटेट है वहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन कर लिया, फ्रेगमेंटेशन कर दिया, तो ऑब्वियसली वहाँ पे रहने वाले मैमल्स को इफेक्ट पड़ेगा, बर्ड्स को इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, या कोई माइग्रेट हो रहा है तो उनका माइग्रेटरी बिहेवियर, कोई माइग्रेट नहीं कर सकते हैं तो वो उनका कम्पिटिटिव एक्सटेंशन, एडॉप्टेशन, इन सब चीज़ों में अफेक्ट दिखेगा। ठीक है, और एज ए रिजल्टेंट वहाँ पे क्या होगा? पॉपुलेशन उनकी डिक्लाइन होती जाएगी। नेक्स्ट वन है ओवर एक्सप्लॉयटेशन। समझ में आ चुका है, जो हम अपनी नीड के लिए, ग्रीड के लिए एक नीड से ऊपर चले जाते हैं। ठीक है, एक महात्मा गांधी जी का कोट था कि अर्थ प्रोवाइड्स एनफ टू सेटिस्फाई एवरी मैन्स नीड बट नॉट एवरी मैन्स ग्रीड।
तो सभी देखो अर्थ, अब इस तरीके से तुम लोग इसको रिलेट करो कि धरती माँ जो बोलते हैं हम लोग ऐसे ही थोड़ी बोल देते हैं। तो एक ऐसे होता है ना कि कई कई बच्चे बदमाश होते हैं, तो ऐसा समझो कि धरती हमारी माता जी हैं, तो हम लिख दें अगर तुम्हें कि अर्थ का ये जो सिस्टम है ये मदर की तरह बिहेव कर रहा है, मदर की तरह ही कर रहा है ऑब्वियसली, ठीक है। एंड जो ह्यूमन बींग है या डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज़ हम ले लें, वो सब तुम्हारे क्या हो गए, छोटे मोटे भाई बहन हो गए, ठीक। अब ये देखो, अब ह्यूमन बींग्स उसमें एक बच्चा हो गया उनका, ठीक है। अदर स्पीसीज़ कुछ और ले लेते, प्लांट्स एक बच्चे हैं, ठीक है। डिफरेंट एनिमल्स वो अलग बच्चे हैं। अब इनमें से कोई अगर बदमाश बच्चा हो गया, हम ह्यूमन बींग को यहाँ पे मार्क कर रहे हैं क्योंकि हम लोग रेट ऑफ अभी देखें 100 से 1000 टाइम वो एक्सटिंक्शन रेट को हाई कर रहे हैं। तो अब एक माँ का जब बच्चा बदमाश होता है तो हर केस में वो बच्चे को छोड़ थोड़ी नहीं देती है, ठीक है। तो कई तरीके से उसको वो ट्रीट करती है कि बच्चा सुधर जाए सुधर जाए सुधर जाए सुधर जाए। तो ये जो अर्थ हमारी कहे ना कि करवटें लेती रहती है और कुछ चेंजेस आते हैं, जैसे अर्थक्वेक आ गया या वट एवर, ये तुम कोरोना वायरस को भी ले लो, तो ये एक तरीके से क्या होते हैं, इस बच्चे को सुधारने के लिए वो कुछ कर रही है, ठीक। अब ये जब नहीं सुधरेंगे तो भाई तुम जाओ। अब कैसे होता है कि किसी माँ का बेटा टेररिस्ट ही बन जाए, तब वो उस टाइम थोड़ी ना उसको सुधारने जाएगी, कोशिश करेगी ज़रूर, बट उसको देश के सामने तो फिर वो कहेगी कि अब ये जाए। तो ये ह्यूमन बींग यही हो रहा है, ठीक है। अब इसमें भी ऐसे समझ लो कि ह्यूमन बींग में फिर से तुम दो डिवाइड कर लो, एक अच्छे ह्यूमन बींग का ग्रुप है जो कि कुछ अच्छे वर्क भी कर रहा है, कंजर्वेशन की बातें कर रहा है, बायोडाइवर्सिटी को बचाने की बातें कर रहा है। एक ऐसे ह्यूमन बींग का ग्रुप हो गया जो कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की बातें कर रहा है। तो फिर से अलग अलग तरीके के उसके दो बच्चे हो गए। तो वो किस तरीके से रिएक्ट करेगी, तो जो ओवर एक्सप्लॉयटेशन है दैट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ बिगड़ायल बच्चा ऑफ अर्थ मैया, ठीक। तो ह्यूमन्स हैव ऑलवेज डिपेंडेड ऑन नेचर फॉर फूड एंड शेल्टर, बट व्हेन नीड टर्न्स टू ग्रीड, देखो कितनी अच्छी लाइन लिखी है, ठीक है। बट व्हेन नीड्स टर्न टू ग्रीड इट लीड्स टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो जब तक आप नीड जितनी है आपको, उतना तो अर्थ आपको सर्वाइव करेगा, ठीक है। देगी आपको सर्वाइव करने के लिए, वो सारी नीड वो पूरी करेगी। जस्ट लाइक आप ऐसे ही देखें कि एक बच्चा जब धीरे धीरे बड़ा होता है, उसको कुछ सोच समझ नहीं होती है, चलने फिरना नहीं आता, तो सबसे ज़्यादा उसका जो केयर करती है वो मदर ही करती है, ठीक है। लेकिन अगर वो धीरे धीरे अब वो एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर रहा है, अब जैसे जैसे सपोज वो चलने लगा है तो कुछ तोड़ रहा है, तो अब ऐसा तो नहीं है कि मदर उसको कुछ बोलेगी नहीं। उसने गया कभी खुद को ही जला लिया, कुछ पकड़ लिया, कभी कभी गाड़ियाँ आके खड़ी होती है तो बच्चे छू देते हैं, फिर कभी किचन में कुछ हो जाता है। तो ये सब कैसे होता है ना कि नेचुरल रिसोर्सेज जो वहाँ पे अवेलेबल है उससे वो इंटरेक्ट करने लगे और गलत तरीके से इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो उसको पनिश करेगी, क्लियर। तो अब इसी तरीके का प्रोसेस हमारे पूरे सिस्टम में भी चल रहा है। मैनी स्पीसीज एक्सटिंक्शन इन द लास्ट 500 ईयर, जिसमें आपने क्या क्या देखा, स्टिलर, सी काउ, पिजन वर ड्यू टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन बाय ह्यूमन। प्रेजेंटली मैनी मैराइन फिश पॉपुलेशन अराउंड द वर्ल्ड आर ओवर हार्वेस्टेड। जो हम लोगों ने अभी एक चार्ट देखा ना, डीप सी में वो कैसे कैसे बढ़ता जा रहा है, 80% के ऊपर चला गया है। इंडेंजरिंग द कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस ऑफ सम कमर्शियली इम्पॉर्टेंट स्पीसीज, ठीक है। कमर्शियली इम्पॉर्टेंट जो उनकी हंटिंग चल रही है, जो उनका बिजनेस चल रहा है, उसकी वजह से अब ये इंडेंजर्ड में आ रही हैं। एलियन स्पीसीज इन्वेजन, जो नील पर्च वाला एग्जाम्पल देखा हम लोगों ने, उसी में देखो अब यहाँ पे when alien species are introduced unintentionally or deliberately for whatever purpose, some of them turn invasive and cause decline or extinction of indigenous species। indigenous species जो वहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट थी, ठीक है। इंडिजिनस इसके अंदर, इन एक एरिया हो गया, इस एरिया के अंदर थी वो, यहीं पे ओरिजिनेट हो रही, यहीं पे सर्वाइव हो रही, यहाँ से माइग्रेट नहीं कर सकती हैं, यहाँ से जा नहीं सकती कि कोई आया अटैक किया तो वो यहाँ से चली गई। तो वैसी स्पीसीज क्या हो जाएंगी बेटा, इंडिजिनस। तो इंडिजिनस स्पीसीज द नील पर्च, अब अगेन आपको एग्जांपल दिया होगा, नील पर्च इंट्रोड्यूस इनटू लेक विक्टोरिया इन ईस्ट अफ्रीका। इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, सब दिया हुआ है,
एनसीईआरटी में इसको आप मार्क कर लोगे। नील पर्च इंट्रोड्यूस इनटू लेक विक्टोरिया इन ईस्ट अफ्रीका led eventually to the extinction of an ecological unique assemblage of more than 200 species of cichlid fish in the lake। ठीक, एक के इंट्रोडक्शन से 200 स्पीसीज पे अफेक्ट पड़ गया। यू मस्ट बी फैमिलियर विद द इन्वायरमेंटल डैमेज कॉज्ड एंड थ्रेट posed to our native species by invasive weed species like carrot grass, parathenium, और फिर से ये एग्जांपल दे रहा है, लैंटना एंड वाटर हाइसिन, इकॉर्निया, ठीक, टेरर ऑफ बंगाल। इन सब स्पीसीज के बाहर से एक्सपोर्ट होने के मतलब इंपोर्ट होने की वजह से इंडिया में आई तो इंडिया के लिए इंपोर्ट हुआ, ठीक है। बाकी वो जैसे यहाँ पे आई तो फिर इनके ग्रोथ की वजह से वो किस तरीके से एक वीड की तरह, इन्वेसिव वीड, मतलब फास्ट रेट भी है इनका और ये अनडिजायर्ड हो गई। क्लियर बेटा? तो अब वो वहाँ पे जो नेचुरली प्रेजेंट थी उसमें रोल प्ले करने। द रिसेंट इलीगल इंट्रोडक्शन ऑफ अफ्रीकन कैटफिश, देखो क्लैरियस गैरिपिनस, अगेन आपको एग्जांपल है अफ्रीकन कैटफिश, ठीक है। यहाँ पे आप नोट डाउन कर लोगे, क्लैरियस बट्रैकस, ठीक, वो इंडियन हो जाएगी। एक टाइप ऑफ और भी स्पीसीज आती हैं क्लैरियस में, लेकिन उसमें इनका रोल इम्पॉर्टेंट। अब ये क्या कर रहे हैं, अफ्रीकन, अभी एक्सटिंक्ट नहीं हुई है, लेकिन जो अफ्रीकन कैटफिश को इंट्रोड्यूस कर दिया गया इंडिया में, तो अब यहाँ पे वो थ्रेट कर रही है किसको, इंडिजिनस कैटफिश इन अवर रिवर्स। जो हमारे यहाँ इंडिजिनस, अगेन वर्ड आ रहा है, जो यहाँ पे नेचुरली प्रेजेंट थी उनके पॉपुलेशन पे अफेक्ट कर रही है। को एक्सटिंक्शन, जो एक के एक्सटिंक्ट होने से दूसरी स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो जाए। क्लियर? अब देखो इसमें, व्हेन अ स्पीसीज बिकम एक्सटिंक्ट द प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज एसोसिएटेड विद इट इन एन ऑब्लिगेटरी वे। ऑब्लिगेटरी, अब चलो तुम लोग एक क्वेश्चन बताना, व्हाट डू यू मीन बाय फैकल्टेटिव? एंड ऑब्लिगेटरी, ऑब्लिगेटिव या फैकल्टेटिव, इसका मीनिंग बताना। तो यहाँ पे इस सेंटेंस का क्या मीनिंग है, ठीक। अनदर एग्जाम्पल, कहाँ गया, ऑब्लिगेटरी वेज ऑल्सो बिकम एक्सटिंक्ट व्हेन अ होस्ट फिश स्पीसीज बिकम एक्सटिंक्ट, इट्स ए यूनिक असेंबलेज ऑफ पैरासाइट्स ऑल्सो मीट द सेम फेट। अगर कोई ऐसी होस्ट फिश जिसके स्पेसिफिक, तुम्हें पता है पैरासाइट होस्ट स्पेसिफिक होते हैं, ठीक है, वो अपने पर्टिकुलर होस्ट के अंदर ही उनकी लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है। तो अगर उनका होस्ट एक्सटिंक्ट हो गया है तो ऑब्वियसली उससे रिलेटेड जो पैरासाइट है उन पे भी सेम उनकी फेट, मतलब उनका भविष्य, उनका फ्यूचर, उनकी डेस्टिनी, दैट इज डिपेंडेंट ऑन दैट पर्टिकुलर होस्ट, ठीक। तो वो होस्ट ही एक्सटिंक्ट हो गया तो अब उस पर डिपेंडेंट जितने पैरासाइट होंगे वो भी एक्सटिंक्ट हो जाएगा। अनदर एग्जाम्पल इज द केस ऑफ अ co-evolved plant pollinator mutualis where extinction of one invariably leads to the extinction of the other। इसका एग्जाम्पल मैंने बताया, तुम लोग अब मुझे बताओगे व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ co-evolved plant pollinator। क्लियर है, ठीक। तो ये तो हो गए मेजर कॉजेज कि क्या क्या मेजर कॉजेज हैं जो कि हमारे एविल क्वार्टेट की बात हो गई, जो कि बायोडाइवर्सिटी के लॉस में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। क्लियर है? अब नेक्स्ट पोर्शन इसका रहेगा बायोडाइवर्सिटी।